दो टाइप की रैली होती है, एक होती है रिलीफ रैली, एक होती है बिलीफ रैली। इंडिया के बारे में बात करेंगे तो सरप्राइजिंगली इंडिया इज डूइंग वेरी वेल एज कम्पेयर टू ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज। बहुत ज्यादा वेटेज मैं देती हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर भी। दूसरी गलती क्या करते हैं पता है यार, ये स्टॉक की वजह से मेरा नुकसान हो गया ना, अब मैं इसी स्टॉक से वो मेरा पूरा लॉस रिकवर करके रहूंगा। ये रिवेंज नहीं लेना है भाई। देखो फंडामेंटली अगर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है फिर भी प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके पीछे देयर इज सम क्वालिटेटिव फैक्टर व्हिच वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। जो फंडामेंटल एनालिसिस करता है ना वो बाय ऑन डिप कैटेगरी होता है, एंड टेक्निकल एनालिसिस वाला बोलता है नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो दोनों एग्जैक्ट कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यूज हो जाते हैं। जो ये बोल रहा है ना कि मैंने 2 रुपए में लिया था वो 2000 हो गया, वो तो एक थोड़ी ना स्टॉक होगा उसका। ऐसे उसने 100 लिए रहेंगे और 100 में से 2 के 2 ही रह गए, 2 का कुछ भी नहीं हुआ, ये भी हुआ रहेगा। दैट इज नॉट गोइंग टू बी स्पोकन अबाउट। मैंने कई सारे लोगों को ये सुना है कि यार वो देखो ना आईपीओ तभी आता है जब मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है और ये रिटेल को फंसाने की साजिश है। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा यार। प्रमोटर ने इतने साल अगर मेहनत की है वो ब्रांड को ऊपर लाने के लिए, तो व्हाई वुडंट द प्रमोटर वांट अ डिसेंट इनफ वैल्यूएशन फॉर देयर ओन कंपनी? दैट इज ट्रूली जस्टिफाइबल। अब जा जाके और नीचा कितने जाना है, तो अगर इतना पिट ही गया है तो मरे हुए को क्या मारना। जो कुछ भी मुझे आ रहा है मेरा एक रिसर्च सबके सामने प्रेजेंट करूं, ये बहुत एक प्योर मन से ये कोशिश रहती है। अब क्या मेरा हर एक रिसर्च 10 आउट ऑफ 10 सही आ सकता है क्या? तो मैं भी एक इंसान हूं, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मार्केट की बात ग्रो के साथ के एक और धमाकेदार एपिसोड में। इस एपिसोड में भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग को लेके, इन जनरल आपकी वेल्थ क्रिएशन को लेके। पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी समीर अरोड़ा जी से और साथ साथ में दीपक शेनॉय जी से, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन हमारी जो जनता है ना, ये हमेशा हंग्री रहती है फॉर मोर, ये दिल मांगे मोर। और इसलिए हम लोग भी कोशिश करते रहते हैं आप लोगों के साथ ऐसे गेस्ट्स को मिलवाने की जिनसे आप लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें सीख के उन्हें अप्लाई भी कर सकते हैं। आज हमारे शो की स्पेशल गेस्ट होने वाली एक फीमेल, ये हमारे शो की फर्स्ट फीमेल गेस्ट है और इनका क्रेज जो है इस समय पूरी इंडिया में, शायद इंडिया से बाहर भी, आई एम श्योर इंडिया से बाहर भी जो है वो इस समय चल रहा है। एक और हिंट देता हूं आपको, वो कहीं ना कहीं मेरी फ्रेटर्निटी यानी कि सीए फ्रेटर्निटी से भी जो है वो जुड़ी हुई हैं। आई एम 100% श्योर अब तक आपने गेस कर लिया होगा। यस, आज हमारे शो की गेस्ट हैं सीए रचना रानाडे। ब्रिहान महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स से रचना ने अपना बीकॉम किया और सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी से उन्होंने बिजनेस स्टडीज में अपनी मास्टर्स डिग्री की। रचना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। रचना अपने यूट्यूब वीडियोस, रील्स या ब्लॉग्स के थ्रू बड़े ही सिंपल और फन तरीके से हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में सिखाती हैं। यूट्यूब पे 3.83 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ उनका नाम इंडिया के टॉप फाइनेंस क्रिएटर्स में आता है। रचना दिल से एक टीचर हैं और उनको सिंगिंग में भी काफी दिलचस्पी है। आज का एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है। आप बहुत सारे आपके सवाल होंगे जिनका जवाब आपको शायद आज के एपिसोड में मिल जाए और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी अब हम लोग समय नहीं गवाते हैं और सीधा चलते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ के एक और धमाकेदार एपिसोड में विद सीए रचना रानाडे। हेलो रचना मैम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए। स्वागत है आपका मार्केट की बात ग्रो के साथ में। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, तो आई होप आप सबके जवाब देंगे और अपने चित परिचित अंदाज में जवाब देंगे। श्योर। सो सबसे पहला सवाल यही है कि मार्केट जो है एटलीस्ट अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि रिकवर हो चुकी हैं और आगे आप सबसे पहले तो ये कि इस रिकवरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, पहले तो यहीं से शुरू करते हैं, देन आई विल कंटिन्यू प्लीज। तो अभी का जो रिकवरी हुआ है ऑलमोस्ट 15,200 से लेके 17,000 ऑलमोस्ट 400 तक की, ये जो अभी ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप 2000 पॉइंट से रैली हो गई है। तो जो बुल्स है वो तो बहुत ही बेहद खुश है कि क्या बात है, 2,200 पॉइंट्स की नॉन स्टॉप रैली, हु डजंट लाइक सच अ थिंग। बट जिन्होंने ट्रेन मिस कर दिया अभी की, तो वो सिर्फ कोस रहे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो चीटिंग है ना, ये तो होना नहीं था। यूएस अभी परेशान है, यूरोप परेशान है, मैक्रो फैक्टर्स अभी तक इन प्लेस नहीं है, फिर भी ये रैली क्यों है? तो 2 टाइप की रैली होती है, एक होती है रिलीफ रैली, एक होती है बिलीफ रैली। तो आई बिलीव कि ये जो रैली हुई है ये थोड़ी सी रिलीफ रैली है, ऐसे मुझे पर्सनली लगता है कि जो इतना बड़ा फॉल आया था उससे थोड़ा सा रिलीफ है। क्यों ये मुझे बिलीफ वाली रैली अभी तक नहीं लगती है? आई स्टिल फील दैट थोड़ा करेक्शन और आ सकता है मार्केट में, ये मेरा मानना है। आई कैन ऑलवेज बी रॉन्ग,
मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को कोई नहीं क्वेश्चन कर सकता है। बट मेरे हिसाब से जो अभी यूएस में हम देख रहे हैं 9.1% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है इनका। उधर के गवर्नर साहब ने भी बहुत मतलब एग्रेसिवली रेट हाइक्स की है। अगर आपने कल का इंग्लैंड का मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपने देखा तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त मतलब चर्चा हुई उसके ऊपर, 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक उधर भी हुआ था। दिस इज़ आई मीन एंड इंग्लैंड जैसे जगह पे 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक इज़ समथिंग, बहुत बड़ी बात है ये। प्लस हमारे यहाँ पे भी 50 बेसिस पॉइंट्स का आज ही मॉनेटरी पॉलिसी हुई अपनी, तो 50 बेसिस पॉइंट्स का राइज अपने यहाँ पे भी हुआ है। रशिया यूक्रेन तो पूरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो खत्म होने से पहले ही कहीं चाइना ताइवान में टेंशंस थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन बढ़ रही है। तो ऑल इन ऑल आई कैन से कि ग्लोबल फैक्टर्स अभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर है वेस्टर्न कंट्रीज में, ऑन पेपर ही सही लेकिन रिसेशन ऑलरेडी है। सो आई बिलीव कि ये पूरे सिनारियो में डायरेक्टली यहाँ से, कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यहाँ से अभी सीधा 20,000 जाएगा क्या, तो आई रियली डाउट। कहीं ना कहीं इसमें एक हॉल्ट आना, थोड़ा एक हेल्दी करेक्शन आना अच्छी बात होगी। इन इस सब पोजीशन में इंडिया कहाँ पे है? क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ यूएस, यूरोप, यूएस, चाइना, ताइवान ये सब की बात की। इंडिया के बारे में बात करेंगे तो सरप्राइजिंगली इंडिया इज डूइंग वेरी वेल एज कम्पेयर टू ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज। कल ही पीएमआई का डेटा है अपना, और पीएमआई का भी डेटा बहुत शानदार है अपना, प्रीवियस मंथ से भी बेहतर है। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 53 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक बार चेक कर सकते हैं हम। दूसरा अगर हम अपना इन्फ्लेशन देखेंगे तो इन्फ्लेशन है ज्यादा, नहीं ऐसा नहीं है, बट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज वी आर स्टिल वेल ऑफ इज व्हाट आई कैन से। तो अपना हालत इतना बुरा नहीं है। अगर हम मतलब ओवरऑल एक मैक्रो लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो ऑल इन ऑल जस्ट टू सम अप आई कैन जस्ट से कि हालत बहुत सही नहीं है अभी, बट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, जैसे इंडिया इज अ शेड बेटर एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। सो मेरा मानना यह है कि यहाँ से सीधा ऊपर 20-22 हजार तक जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। एक बात मैं और जानना चाहता हूँ कि इतने मैक्रो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे हम लोग चर्चा करते हैं, जब भी हमने यूएस चाइना के बीच में भी टेंशन हो गई, यूक्रेन रशिया है, राइट, उसके साथ साथ फिर अभी आपने चाइना ताइवान की बात भी करी और बहुत सारी चीज़ें और चल रही हैं। मतलब एक आम व्यक्ति, जैसे भी आपने इंग्लैंड की भी बात करी, एक आम व्यक्ति इन चीज़ों पे कितनी नज़र रखे, और आपको क्या लगता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख के अपनी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, या फिर सिंपल सिंपल सरल सरल तरीकों से जो है वो आगे बढ़ते रहना चाहिए एसआईपी के थ्रू, या फिर जब भी आपको लगे कि नहीं दिस इज दी राइट टाइम फॉर अ पर्टिकुलर स्टॉक टू बाय, तो उसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? डेफिनेटली। सो ये दो अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं इन्वेस्टिंग के। अगर मैं एक एसआईपी कैटेगरी इन्वेस्टर हूँ कि दुनिया इधर की उधर जाए मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं हर महीने 5,000 डालने वाली हूँ तो डालने वाली ही हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दैट केस इट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर आपने कुछ नहीं देखा कि ताइवान में क्या चल रहा है, इंग्लैंड में क्या चल रहा है, लेट इट हैपन व्हाट इज हैपनिंग। आप ऐसे केसेस में ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉलो नहीं किए तो भी चलेगा। बट अगर आप एक कहीं लमसम इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो कि यार मान के चलिए कोई सैलरीड इंसान है एंड उसे अभी कोई एक बोनस मिलने वाला है, लेट से दिवाली बोनस है या फिर अभी गणपति के टाइम पे कोई कोई जगह पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चंक मिल जाता है, तो अगर वो बंदा ऐसा सिनारियो में लमसम इन्वेस्टिंग करना चाह रहा है तो उस ऐसे केसेस में आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, एंड फिर वो एक डिसीजन ले सकता है कि क्या ये अभी सही टाइम है या फिर थोड़ा रुक के करना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो लमसम अभी इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसको थोड़ा सा एक बार जो है जरूर मैक्रो इकोनॉमिक को कंसिडर कर लेना चाहिए, बाकी जो अपने एसआईपी वाले लोग हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से जैसे चलते आ रहे हैं वैसे चलते रहे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। राइट। आप मैम बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक पे, राइट? तो क्या क्या 4-5 फैक्टर्स आप बताना चाहेंगे एक लेमैन व्यक्ति को जो वो हमेशा जरूर 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 देखे स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस करते समय? सो देखो, ब्रॉडर हम दो टाइप ऑफ एनालिसिस बोलते हैं, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच बोलते हैं, एक बॉटम टू टॉप अप्रोच बोलते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, पहले हम इकोनॉमी एनालिसिस करेंगे, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, फिर कंपनी एनालिसिस करेंगे, ये हो गया टॉप टू बॉटम अप्रोच। बॉटम अब एकदम उल्टा हो गया, राइट? अभी जब हम कंपनी एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, कोई भी स्टॉक सिलेक्शन है तो उसमें मैं डेफिनेटली सबसे पहले देखना पसंद करती हूँ कि
ये जो स्टॉक है इसमें क्या ऐसी अलग बात है, क्या ऐसी खास बात है एज कम्पेयर टू इट्स पियर्स। सो ऑफ कोर्स मान के चलिए मैंने पहले इकोनॉमी देख लिया, फिर इंडस्ट्री देख लिया, और अब मैंने कोई एक स्टॉक मतलब एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर सिलेक्ट कर लिया है मान के चलिए। उस सेक्टर में मैं सबसे पहले देखूंगी कि ये पियर्स के कंपैरिजन में क्यों भाई अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स में कुछ खास है क्या, टिपिकली हम इसको मोट कह सकते हैं। तो ऐसे सिनारियो में भी इज इट द मार्केट लीडर, या फिर इनके पास एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है क्या, ये हम चेक कर सकते हैं। इनका मैनेजमेंट क्या है, कैसा है, इसके ऊपर पहले कुछ बड़े नेगेटिव पॉइंट्स आए हैं क्या, ये हम चेक कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा हो गया क्वालिटेटिव साइड पे, ये जो अभी एक दो एग्जांपल्स दे दिया मैंने कि प्रोडक्ट साइड पे, मैनेजमेंट साइड पे, दैट्स मोर ऑफ क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में तो टिपिकली हम जो रेशियोज वगैरह बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, सेल्स ग्रोथ कैसा रहा इनका कंपनी का, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे रहा है। बहुत ज्यादा वेटेज मैं देती हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर भी। सो कई सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम हमने क्या रोज हम जॉब करते हैं तो रोज 9:15 से 3:30 हम नहीं बैठ सकते स्क्रीन के सामने। तो मैं बोलती हूँ कि जरूरत भी नहीं है, आपको वंस इन अ क्वार्टर इतना तो टाइम मिलता है, वंस इन क्वार्टर तो निकालना ही पड़ेगा आपको टाइम। तो वो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर ढंग से किसी भी कंपनी के चेक करते हो तो आपको उसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन करके आता है, एंड उसमें बहुत प्यारी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से, कोई भी लेमैन समझेगा इस तरीके से एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया जाता है कि कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, उन्होंने पहले जो फ्यूचर प्लान्स बोले थे उसका कहाँ तक आ चुका है इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो बहुत सही तरीके से, एकदम आसान तरीके से हम अगर कंपनी के बारे में थोड़ा सा अपडेट लेना चाहते हैं तो आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट्स हमने डेफिनेटली देखना चाहिए, एंड जिसमें हम QOQ एंड YOY दोनों भी कंपैरिजन करनी चाहिए। 3 पैरामीटर्स के ऊपर बहुत बेसिक चीज इतना तो करना ही करना है, टॉप लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल एंड बॉटम लाइन, ये बेयर मिनिमम चीजें हम देख सकते हैं। राइट। तो आपका क्या मानना है कि जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आप तो बोलते हैं कि आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, तो जी। मैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, लेट अस से नेस्ले के क्वार्टरली हाँ। रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े से खराब आए, तो क्या करना चाहिए हम्म। इन्वेस्टर को उस केस में? सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे सर आप भी CA पढ़ाते हो, मैंने भी किसी टाइम अभी 2 साल पहले तक मैंने भी पढ़ा है। तो एक टेस्ट सीरीज में फेल हो गए इसका मतलब उस बच्चे का करियर खत्म हो गया, ऐसे तो थोड़ी ना होता है। या फिर एक अटेम्प्ट में गंदे मार्क्स आए तो अभी गया, ये बच्चा CA नहीं हो सकता, ऐसे नहीं बोल सकते हम, राइट। अगर हमारे पास कोई बच्चा आता है और बोलता है सर या मैडम मैंने 4 अटेम्प्ट दे दिए, 5 अटेम्प्ट दे दिए, मैं कहीं नजदीक भी नहीं पहुंच रहा हूँ, फिर हम बोल सकते हैं कि मे बी दैट पर्सन इज नॉट कट आउट फॉर दिस प्रोफेशन, मे बी शायद वो किसी और चीज के लिए बना हुआ है। आई थिंक ये सेम लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए भी, कि एक क्वार्टरली रिजल्ट खराब है इसका मतलब ये कंपनी बेकार है, ये बोलना बहुत गलत रहेगा। आप इसको एटलीस्ट एक 4 क्वार्टर्स का समय दीजिए। 4 क्वार्टर्स बैक टू बैक बेकार परफॉर्म कर रहे हैं इज इक्वल टू समथिंग हैज टेरिबली गॉन रॉन्ग। तो फिर आप सोच सकते हो क्विट करना है नहीं करना है। एक आध क्वार्टर इधर उधर, बाकी आपको सब फंडामेंटली ठीक लगता है, तो इनफैक्ट आई कैन से इट कुड बी अ बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी एज वेल। राइट। अच्छा, एक बात मैं से और पूछना चाहता हूँ, मैं 4 जी। क्वार्टर पे भी चलता हूँ, राइट। हाँ। अच्छा, वैसे तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, जो CA स्टूडेंट सुनते हैं हमारे ग्रो के शो को बहुत कुछ सीख के जाएंगे भैया। 4-5 अटेम्प्ट बाद यू नीड टू रिकंसिडर योर प्रोफेशनल चॉइस। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि हो गए 4 क्वार्टर भी जो है वो गलत आ गए, और अब स्टॉक मार्केट जो है, मतलब वो स्टॉक पर्टिकुलरली उसको बीट कर रही है मार्केट जबरदस्त तरीके से, क्योंकि 4 क्वार्टर में सबको पता चल गया कि भाई रिजल्ट जो है नेगेटिव है। अब क्या, अब एक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ, अब वो सोचता है, एक तो कई लोगों का विश्वास ज्यादा होता है, बिल्कुल ये CA वाली स्टोरी चल रही है कि नहीं यही होगा, ये तो भी उठ सकता है, तो भी आगे बढ़ सकता है, और क्या उसको अभी वो विश्वास बनाए रखना चाहिए, या उसको लॉस बुक करके बाहर चले जाना चाहिए? ये ऑफ कोर्स आई मीन ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर सकता है, कैसे आगे परफॉर्म करेगा स्टॉक, ये हमको पता नहीं है अभी तक। सो व्हाट कैन वी डू, पॉसिबिलिटी नंबर 1, अगर सो मैं 2 केसेस ले रही हूँ, राइट। केस नंबर 1 जहाँ पे कंपनी के बहुत जबरदस्त फ्यूचर प्लान्स है, अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लान के एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। मान के चलिए कुछ क्लियरेंसेस नहीं आ रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के यहाँ से कुछ पेंडिंग है, इसके लिए वो फ्यूचर प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, इसीलिए कैपेक्स तो बहुत हो रखा है लेकिन कैश फ्लो जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे केसेस में आई वुड स्टिल वांट टू होल्ड ऑन अ लिटिल बिट कि अरे यार ये एक पेन पॉइंट निकल जाएगा ना तो ये स्टॉक भाग सकता है। ऐसे केसेस में मैं शायद रुक भी जाऊं थोड़ा सा। पॉसिबिलिटी नंबर 2, ना मुझे कुछ इनोवेशन दिख रहा है उस स्टॉक में, ना वो कुछ अलग नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ना कोई फ्यूचर प्लान्स ऐसे जबरदस्त कुछ उन्होंने बोले हैं, जो है सब नॉर्मल सा है। सो इन दैट केस आई वुड से दैट थोड़ा सा वो दर्द होता है इमोशनली कि यार मैंने बड़े कन्विक्शन के साथ इस स्टॉक को लिया था, बट यू शुड नॉट गेट मैरिड टू अ स्टॉक। ठीक है, डिवोर्स लेना भी ठीक रह सकता है ऐसे केसेस में, आप नहीं वो स्टॉक बेचना है तो बेच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर लोग क्या यहाँ दूसरी गलती क्या करते हैं पता है, यार हम्म, ये स्टॉक की वजह से मेरा नुकसान हो गया ना, अब मैं इसी स्टॉक से वो मेरा पूरा लॉस रिकवर करके रहूंगा। राइट राइट। ये रिवेंज नहीं लेना है भाई। हाँ आपने ना अगर किसी और स्टॉक से भी लॉस रिकवर करा ना, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है, राइट? एग्जैक्टली। फाइनली एट योर इंडिविजुअल लेवल हाँ आपका पोर्टफोलियो ढंग से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, इज द ओनली हाँ ओनली थिंग दैट यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। सो या राइट दैट्स इट। राइट। मेरे और इस पे कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि मैं जी, चाहता हूँ कि जब हमें लोग सुने तो उन्हें बहुत क्लैरिटी रहे कि क्या करना है। अब बिल्कुल। मुझे अब एक बात बताइए कि ऐसे भी स्टॉक्स हमने देखे हैं, अगेन एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो मैं आईटीसी का नाम लूंगा। राइट, ऐसे जी, भी स्टॉक्स हमने देखे हैं कि जो पड़े ही रहते हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ हाँ, रहे हैं, वो अपना सीट हाँ, पे बैठे हुए कहते हैं हम नहीं हिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, फिर अचानक से वो हिलते हैं। अब ऐसे बिल्कुल। केस में अगर मैं आपका एग्जांपल लूँ, आपने बोला 4 क्वार्टर तक देखो, तो 4 क्वार्टर तक मैं उसका रिजल्ट देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया आ रहा है, सारी हमें ग्रोथ दिख रही है, राइट, हर सेक्टर उसका बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्राइस में मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो हुँ। ऑल्दो आई नो कि क्या होगा अब आगे, बट आपसे अगर सुनना चाहे ऑडियंस, तो क्या करना चाहिए स्टॉक होल्डर्स को इस समय? सी स्पेसिफिकली अभी आईटीसी मेरे हिसाब से एक बहुत टर्निंग पॉइंट पे है, ऐसे हम बोल सकते हैं। हम्म आप अगर उनके लास्ट कुछ क्वार्टर्स के प्रोडक्ट सेगमेंटेशन में जा रहे हो, तो हम्म उनका जो रेवेन्यू फ्रॉम टोबैको आ रहा है, हम्म या फिर सिगरेट्स बेसिकली, हम्म सिगरेट सेगमेंट से, हम्म तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बस घटते ही जा रहा है। हम्म अगर हम ईएसजी के पैरामीटर से देखेंगे, हम्म तो ईएसजी के पैरामीटर से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका डिपेंडेंस अदर सेक्टर, अदर प्रोडक्ट सेगमेंट्स पे ज्यादा आ रहा है। हम्म बट वी कैन नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि इनका जो हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन हम्म जो सेगमेंट लाता है, वो है हम्म सिगरेट्स। राइट। ठीक है, तो सिगरेट का सेगमेंटल शेयर कम होना ये स्टॉक के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम्म इसके लिए ये स्टॉक शायद उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, हम्म कर रहा था, इज व्हाट आई शुड से। हम्म बट लास्ट एक साल में आई कैन से कि धीरे धीरे जैसे भी अदर्स अदर उनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स है, हम्म वो जैसे जैसे पिकअप करना चालू करेंगे, वैसे ये स्टॉक आगे हम्म जाने की संभावना है। हम्म अ, मैं पर्सनली ये स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि हम्म फॉर अ सिंपल रीजन, हम्म मैं थोड़ा सा जो ये ईएसजी पैरामीटर्स का जो एक फंडा रहता है, वो हम्म मैं भी किस कुछ हद तक मेरे पोर्टफोलियो के लिए फॉलो हम्म करती हूँ। हम्म बट डेफिनेटली आई कैन से कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया ये स्टॉक ने, टेक्निकल हम्म पैरामीटर्स पे बहुत हम्म सही दिख रहा है ये। हम्म बट हमेशा की तरह कभी भी हम्म किसी ने कोई भी स्टॉक में ऐसे ऑल इन जंप नहीं करना है। हम्म अगर भी आपका एनालिसिस खुद का इन प्लेस है, तो हम्म भी आप हमेशा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओ। मेरा मेरा सवाल जो था ना वो ये था कि ऐसे स्टॉक्स को लेके इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जिनका ग्रोथ दिख रहा है, जिनके रिजल्ट्स में ग्रोथ दिख रही है, लेकिन प्राइस जो है वो मूवमेंट नहीं दिख रही है। बिल्कुल हो सकता है। आई मीन हम्म इट डेफिनेटली कैन हैपन कि इनकम, देखो फंडामेंटली अगर स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, हम्म फिर भी प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके पीछे देयर इज सम क्वालिटेटिव फैक्टर व्हिच वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। हम्म दो चीजें होती है ना, एक होता है क्वांटिटेटिव हम्म एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिवली तो सामने दिख रहा है बहुत अच्छी बातें चल हम्म रही है, तो क्वालिटेटिव में कुछ गड़बड़ होगी शायद, हम्म इसीलिए ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो जो मैंने ईएसजी का भी बोला, दैट वाज द मेन अंडरलाइंग पॉइंट, हम्म कि कई सारे जो फंड हाउसेस होते हैं ना, वो ईएसजी पैरामीटर्स देखते हैं, एंड हम्म बिकॉज दिस स्टॉक डजंट रियली फिट अप्रोप्रिएटली इन दैट क्राइटेरिया, इसीलिए ये स्टॉक बहुत ज्यादा तेज नहीं भागता है। हम्म तो आई मीन दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। अभी एक हम्म ब्रेकआउट है, तो हम्म शायद आपने अगर पहले से होल्ड करके रखा है, तो अभी चांदी हो रही है। हम्म बट इज दिस अ गुड लेवल टू जंप इन राइट नाउ? तो आई हम्म हैव माय ओन डाउट्स ऑन दिस। राइट। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप वैसे अपने आप को क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या फिर अपॉर्चुनिस्टिक, जहां जहां पैसा बन जाए? वैसे तो मैं ऑफ कोर्स, जैसे मैं हमेशा मेरे चैनल पे बोलती हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नो डाउट अबाउट दैट। हम्म बट फिर कभी-कभी जब ज़िंदगी में बोरियत हो जाती है, तो मैं थोड़ा-सा इंट्राडे हम्म ट्रेडिंग और एफ एंड ओ ट्रेडिंग कर लेती हूँ। राइट तो राइट। थोड़ा थ्रिल ऐसे थ्रिल के लिए, थ्रिल के लिए। थ्रिल के लिए। हाँ। सो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम्म रचना, इफ आई वर टू आस्क यू व्हिच हम्म सेक्टर डू यू बिलॉन्ग टू? हम्म सो आई से इट्स एजुकेशन सेक्टर एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर। हम्म लॉन्ग टर्म के लिए है तो एजुकेशन सेक्टर, एंड हम्म इंट्राडे एंड एफ एंड ओ तो एंटरटेनमेंट सेक्टर। तो हम्म तभी तो कुछ वो थ्रिल आ जाता हम्म है कुछ करने का। हम्म सो या दैट्स हाउ इट राइट इज। राइट। मतलब हमें अपने कभी कभी थ्रिल चाहिए तो आप इंट्राडे कर लेते हो, लेकिन ये आप सजेस्ट तो नहीं करते ना अपने ऑडियंस को? नोप, कभी भी नहीं। सो हाँ कई सारे हाँ लोग मुझे बोलते हैं, हाँ रचना मैम आप हाँ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बताओ। भाई मैंने कहा यार, हाँ मैं स्ट्रेटेजी वैटेजी कुछ नहीं लगाती हूँ। कभी बहुत ऐसे लगा, कोई एक मजे के लिए कोई स्विंग ट्रेड ले लिया, दैट्स इट। बट दैट्स जस्ट लाइक वंस इन अ ब्लू मून, नथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। राइट। अगेन, सिंस यू हैव सेड दैट, मतलब आप प्राइमरली जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले जो ग्रुप है उनसे बिलोंग करते हैं, तो सबसे लॉन्ग पीरियड के लिए आपके पास कौन सा स्टॉक रहा है, अगर आप बताना चाहें, एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो इन्वेस्टिंग एडवाइस एट ऑल प्लीज।
अगेन जैसे नीरज सर ने बोला है वैसे ही मैं वापस रिपीट करूंगी कि दिस इज एजुकेशनल पर्पस ओनली, नो टिप नो रिकमेंडेशन एज सच। जुबिलेंट फूडवर्क्स मैंने आईपीओ में लिया था एंड मैंने काफी बार मेरे चैनल पे बोला भी है, और आईपीओ इसका आया था रफली 2010 में, तब से लेके आज तक है पोर्टफोलियो में। क्या बात है, ग्रेट। तो आप उसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं और मतलब उसको रखते हैं फिर भी कि आप उसका परसेंटेज रिटर्न देखिए कभी, अभी मतलब डे वन 2010 से से अगर आप देखेंगे राइट इट इज माइंड बॉगलिंग। सो राइट राइट। तो हम या हम स्क्रीन पे ना वो पिक लगा देंगे उसकी कि परसेंटेज रिटर्न कितना है, बिल्कुल तो बिल्कुल, पता हाँ जी चलेगा हाँ रचना जी। मैम ने कितना जो है वो उसमें रिटर्न बनाया है। ग्रेट। श्योर। अब क्योंकि हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी कुछ टेक्निकल एनालिसिस जैसी चीजें सीखनी चाहिए, कुछ चार्ट्स और जो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या इसके अंदर भी इनको इन्वॉल्व होना चाहिए? अगर हाँ, तो क्या आप बताना चाहेंगे, आप क्या इंडिकेटर्स या चार्ट्स बताना चाहेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं? सो अगर मैं बोलूंगी कि आप एक हार्डकोर फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का जीरो नॉलेज है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट उस केस में मैं बोलती हूँ कि यू शुड बी अ प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस पर्सन। सो फॉर एग्जांपल आपने एनुअल रिपोर्ट देखना चाहिए, आपने उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस देखने चाहिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स फॉलो करने चाहिए। ये अगर आप सब देख रहे हो, या फिर कभी कभार मैं बोलती हूँ इनफैक्ट आपने थोड़ा सा हल्का से इसका वैल्यूएशन भी देखना चाहिए कि प्राइस टू अर्निंग का वैल्यूएशन 1 ईयर टारगेट क्या आ रहा है आपका, पी टू बीवी का 1 ईयर टारगेट क्या आ रहा है आपका, उसके हिसाब से अगर आप ढंग ढंग से अगर फंडामेंटल एनालिसिस कर पाते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का टी भी नहीं पता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, राइट? आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे रिटर्न्स भी आप लेके आ सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको फिर भी करना ही है तो आप एकदम बेसिक चीज क्या देख सकते हो, इस ट्रेंड कि अभी अभी फिलहाल ट्रेंड क्या चल रहा है स्टॉक में, कि अगर आपको कंटिन्यूअसली एक आपको लोअर लोज बनते हुए दिख रहे हैं, आपको लोअर हाइज भी बनते हुए दिख रहे हैं, तो एक फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस वाले इन्वेस्टर में फर्क बताती हूँ पहले। जो फंडामेंटल एनालिसिस करता है ना वो बाय ऑन डिप कैटेगरी होता है, एंड टेक्निकल एनालिसिस वाला बोलता है नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो दोनों एग्जैक्ट कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप एक अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट हो तो भी मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेंड तो देखा करो। अगर आपको कंटिन्यूअसली नजर आ रहा है कि यार भाई ये गिरते ही जा रहा है तो व्हाई बाय ऑन एवरी डिप, वेट पेशेंटली। एक आध डिप बाय कर दिया ठीक है, हर एक डिप बाय मत करो। फिर कहीं ना कहीं आपको रिवर्सल दिख रहा है क्या, द मोमेंट यू सी दैट रिवर्सल देन मे बी यू कैन बाय द सेकेंड डिप जहां पे आपको एक कहीं ना कहीं ढंग ढंग का करेक्शन दिख रहा है, आई मीन रिवर्सल दिख रहा है। दैट इज वन थिंग आई बिलीव एवरी फंडामेंटल एनालिस्ट एटलीस्ट ट्रेंड्स, ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अदर देन दैट क्या काम आ सकता है, आप अलग अलग टाइप के टाइम फ्रेम के चार्ट्स होते हैं कि एक आप 1 मिनट चार्ट भी लगा सकते हो, 5 मिनट चार्ट भी लगा सकते हो, आप 1 डे चार्ट, 1 वीक चार्ट, 1 मंथ का चार्ट भी लगा सकते हो। तो आप फंडामेंटल एनालिस्ट हो तो आपने आइडियली 1 वीक या फिर 1 मंथ का चार्ट लगा के ही स्टडी करना है, जो कुछ भी आप स्टडी कर रहे हो। 1 वीक या 1 मंथ के बेसिस पे आप क्या चेक कर सकते हो, तो आप उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक कर सकते हो कि सिंपल वर्ड्स में फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बताता है। एनीथिंग विच हैज गॉन अप it will come down, it can't just go up and up in the air. So whatever has gone up it will come down, but come down to what, सपोर्ट कहाँ पे है इसका, तो वो अगर आपको पता करना है तो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बताता है। आई थिंक द इंग्लिश वर्ड इटसेल्फ टेल्स इट विल रिट्रेस टू व्हाट लेवल, ये अपने को फिबोनाची बताता है। तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि तभी आपको एक आइडिया आ सकता है कि इफ यू वांट टू आइदर एवरेज आउट और इफ यू वांट टू पिरामिड। अभी ये भी दो अलग वर्ड्स बोले मैंने, एक होता है एवरेजिंग और एक होता है पिरामिडिंग। एवरेजिंग मतलब स्टॉक नीचे नीचे जा रहा है, आप एडअप करते जा रहे हो तो एवरेजिंग हो गया। स्टॉक ऊपर ऊपर जा रहा है फिर भी आप एडअप कर रहे हो, ये पिरामिडिंग हो गया। तो दोनों के लिए अगर आपको फिबोनाची का एक थोड़ा सा नॉलेज है ये डेफिनेटली काम करेगा। आपको लेवल्स पता चल जाते हैं कि क्या अच्छा लेवल हो सकता है एंट्री के लिए। एंड लास्ट में बताऊंगी पिवट पॉइंट्स भी आप चेक कर सकते हो, ये रेडीमेड टूल्स अवेलेबल होते हैं काफी सारे वेबसाइट्स पे, तो आप वो यूज कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल जस्ट टू सम अप, आप हार्डकोर फंडामेंटल एनालिस्ट हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर फिर भी आपको 2-3 पॉइंट्स चाहिए तो आप ट्रेंड्स देख सकते हो, आप फिबोनाची देख सकते हो, पिवट पॉइंट्स देख सकते हो। राइट, मतलब थोड़ी बहुत बेसिक आइडिया जो है वो रखना चाहिए ताकि आप लोग जो बाय द डिप वाली अपॉर्चुनिटीज है उनको अच्छे से बुना पाए, उनको अच्छे से जो है वो कैपिटलाइज कर पाए, राइट? बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैम मेरे पास ये है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो कई बार लोगों के फेवरेट होते हैं क्योंकि लगता है कि उसमें रिटर्न बहुत बन सकता है, उसमें जो है वो जबरदस्त जो है हम लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं या रिटर्न निकाल सकते हैं। तो स्मॉल कैप के लिए क्या कुछ स्पेशल हमारे पास बेंचमार्क्स या फिर चेक लिस्ट है जिससे एक इन्वेस्टर को जो है स्मॉल कैप में जो जा रहे हैं उसमें जाने से पहले जरूर चेक करना चाहिए? नहीं, मैं तो बोलती हूँ जाना ही नहीं चाहिए, क्यों जाना है आपको?
राइट। हाँ, है ना? क्योंकि हाँ, देखो मैं बोलती हूँ हार्ड अर्न्ड मनी है। हुँ, आप हार्ड अर्न्ड मनी को क्यों ऐसी जगह पे डालना चाहते हो कि जहाँ पे हुँ, आपको खुद को नहीं पता है कि ये हुँ, कंपनी क्या करती है, कैसे हुँ, परफ़ॉर्म करेगी आगे जाके। हुँ, अ, कई सारे लोग बोलते हैं कि मैंने इतना मल्टी बैगर ढूँढा, ये वो, जब ये हुँ, ₹2 का था तब मैंने बाय किया था, हुँ, देखो आज हुँ, ₹2000 बन गया। हुँ, ऐसी कितनी स्टोरीज़ मिलेंगी आपको, बहुत हुँ, कम मिलेंगी। हुँ। नहीं मिलेंगी और तो बहुत सारी, लेकिन एक्चुअल कितनी होंगी वो नहीं पता। एग्ज़ैक्टली एंड आई मीन जो ये बोल रहा है ना कि मैंने ₹2 में लिया था, वो 2000 हो गया, वो हाँ, तो एक थोड़ी ना स्टॉक होगा उसका। हाँ, सही बात है। ऐसे उसने 100 लिए रहेंगे और 100 हुँ, में से 2 के 2 ही रह गए, 2 का हुँ, कुछ भी नहीं हुआ, ये भी हुआ हुँ, रहेगा। हुँ, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्पोकन अबाउट। राइट, जो 2 का 2000 हुआ वही बोला जाएगा, राइट? सो राइट, मैं इतना ही बोलती हूँ कि इतने अर्ली स्टेज पे अगर आपको ट्रेन पकड़नी है, तो आपको मैनेजमेंट के साथ कुछ कुछ ऐसे बोलना नहीं चाहिए मैंने शो हुँ, पे, लेकिन कुछ हुँ। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ही ये पॉसिबल है, इज़ व्हाट आई बिलीव कि राइट, राइट, इतना अर्ली कैच करना, राइट? राइट, सो आई वुड सजेस्ट कि इसके पीछे भागो ही मत। हुँ, कहीं न कहीं आपको हुँ, ये थोड़ा-सा ऊपर जाता हुआ है हुँ, स्टॉक, एक ढंग का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन आ जाता है इसका। हुँ, कहीं न कहीं फंड हाउसेस बाय कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से एफआईआईज़ आगे का आ जाएगा, चलो हुँ, ठीक है। डीआईआईज़ तो पहले इन्वेस्ट करे। हुँ, तो आप थोड़ा-सा इसको ट्रैक करना शुरू करो, फिर हुँ, देन द रूट इज़ द सेम। राइट, एनुअल रिपोर्ट्स, दिस हुँ, दैट, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। बट राइट। अर्ली इतना क्यों, क्या क्या करोगे हुँ, इतना करके? हुँ। एंड डोंट रिस्क आउट एंड योर आई थिंक जो आप बता रहे थे कि जो मैनेजमेंट से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, कि आपको एक अच्छी नॉलेज हो उनके बिज़नेस की। मतलब कैपिटल। ऑब्वियसली बिल्कुल, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं करनी है, लेकिन आपको उनके बिज़नेस की एक ज़बरदस्त नॉलेज होनी चाहिए। बहुत क्लोज़ली बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। एसोसिएट हो पाएँ बिज़नेस के साथ, तो ही आप जाएँ सो उसके फॉर लिए। एग्जाम्पल हुँ, अगर मैं मैनेजमेंट के साथ वन ऑन वन बैठ के बात कर पा रही हूँ कि हुँ, कैसे है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस दिस, ये मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ना कई बार ऐसे होता है कि जो बहुत छोटी कंपनीज होती है, स्मॉल कैप्स होती है, इनके आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी नहीं मिलेंगे, हुँ, आपको इनके कॉन कॉल्स भी नहीं मिलेंगे। हुँ, कैसे पता करोगे आप इन्फॉर्मेशन को? आपको तो सिर्फ इसका एनुअल रिपोर्ट आता है, नॉर्मल क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, बस नथिंग, नो कॉन कॉल, नो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, नथिंग। सो आई मीन आई ऑलवेज टेल पीपल अवॉइड। राइट, राइट। एक काफ़ी फ़ेमस सेइंग है, हमने बीच में 1-2 बार बोली भी है, बाय द डिप। तो क्या हाँ, आपने इस बार बाय द डिप किया था रिसेंटली या नहीं किया था? डेफ़िनेटली किया था। हाँ, हुँ, इनफैक्ट हुँ, मैंने मेरे लाइव स्ट्रीम्स किए हैं उसके ऊपर। हुँ, एक मैंने अराउंड 12th मई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हुँ, डेट्स एक बार चेक करनी पड़ेगी। मई के अराउंड मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था जब मार्केट फर्स्ट टाइम 15,200 के आसपास आया था। हुँ, एंड तब मैंने बोले भी थे कि मैं 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ पैसा। हुँ, अ, मैंने तब भी बोला था कि मुझे 15,200 एक अच्छा लेवल लगता है बाय करने के लिए। हुँ, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो व्हाट आई से इज़ 14,500। हुँ, अगर वो आ जाता है तो मैं आगे के मेरे डिप्स बाय करूँगी। हुँ, एंड वो एक मैंने मई में किया था ना, एक जून या जुलाई, जून में ही किया था, हुँ, करेक्ट। एक जून में भी मैंने स्ट्रीम किया था, जैसे आपको याद है तो मार्केट ऊपर जाके वापस से हुँ, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आया था। सो दैट राइट। वाज़ द सेकंड स्ट्रीम दैट हुँ, आई डिड। हुँ, दैट वाज़ आई गेस ऑन 12th और 13th जून इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हुँ, तो दोनों टाइम मैंने हुँ, ओपनली लाइव स्ट्रीम पे बोला है कि हुँ, मुझे बहुत अच्छा लेवल लगता है ये। हुँ, डर तो लग रहा है इस हुँ, लेवल पे इन्वेस्ट करने के लिए, हुँ, इसीलिए पूरा नहीं डाल रही हूँ पैसा। मेरा हुँ, 1/5 और 1/5 मेरे 2 इंस्टॉलमेंट्स इस डिप में जा चुके हैं। हुँ, एंड 5 स्टॉक्स मैंने हुँ, उस स्ट्रीम में भी बताए थे, तो हुँ। आज भी बता सकती हूँ। हाँ जी, प्लीज़। ये रिकमेंडेशन नहीं है, हाँ, मैंने तभी बोला था कि हुँ, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये हुँ, मैं बोल रही थी सिर्फ। राइट। मैंने 5 स्टॉक्स उस स्ट्रीम में बताए थे। हुँ, एक था अल्काइल अमाइन, हुँ, एक था भारती एयरटेल, हुँ, एक था एफल, हुँ, एक था देवयानी हुँ, एंड वन वाज़ एलटीटीएस। हुँ, तो ये 5 स्टॉक्स मैंने उस स्ट्रीम में बताए थे। हुँ, सेम 5 स्टॉक्स मैंने वो 12-13 जून को जो और एक स्ट्रीम की थी, उसमें भी वही 5 स्टॉक्स मैंने रिपीट किए थे। हुँ, एंड तब मैंने बोला था मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट जा रहा है 1/5 का। हुँ, एंड आप समझ सकते हो कि ये लेवल पे, हुँ, एंड आज मार्केट है 4 17,300 400 तक। 400 हुँ। तो डेफिनिटली प्रॉफिट अच्छा खासा राइट। है पाँचों स्टॉक्स में। मेरा अगला तो क्वेश्चन यही दैट्स था। हाउ आई थिंक। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि हाँ जी। पार्टी कहाँ पे है? आप तो पुणे कभी आते नहीं हो। हाँ। डेफ़िनेटली नहीं, ज़रूर, ज़रूर आते हैं और पार्टी लेनी हाँ, बनती है इस पे तो। तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। 5 स्टॉक्स बताए, जबकि हम सिर्फ़ 3 ही जानना चाहते हैं, लेकिन आपने 5 बता दिए। ग्रेट। तो अ, मोर द मेरियर। हाँ, अब आप ये बताएँ कि ये ना, मतलब मैं भी कोशिश करता हूँ बाय द डिप्स हमेशा कुछ फंड साथ में रखूँ, और जब भी डिप्स आएँ तो मैं उसको बाय करूँ। बट एक डर होता है उस समय पे, एक अजीब-सा जो है वो एक डर होता है। तो उस डर को आप कैसे हुँ। काउंटर करते हो कि भई ठीक है, डर है, लेकिन मेरी कन्विक्शन, आपकी कन्विक्शन उस डर को कैसे ओवरपावर करती है? आई बिलीव यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो आपका होता है एनालिसिस हुँ, और आपका स्टडी जो होता है। हुँ, अगर आप सुनी-सुनाई बातों पे अगर कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहे हो तो आपको वो कन्विक्शन कभी भी आना ही नहीं हुँ, है।
इम्पॉसिबल है आना। बट अगर आप आपका खुद का एनालिसिस करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन आने शुरू हो जाता है कि यार नहीं, मेरे हिसाब से सो व्हाट आई डू इज मैं 3-4 अलग अलग एनालिसिस पकड़ती हूँ फिर इसके लिए कि समथिंग लाइक जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था फिबोनाची रिट्रेसमेंट कि जो 18,600 से आया था वो नीचे अगर मैंने नीचे तक खींचा लाइन तो ये कहाँ तक जा सकता है। या फिर इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि मैंने कोरोना के लो से ऊपर तक 18,600 तक मैंने ये सभी मेरे लाइव स्ट्रीम में करके भी बताया कि कैसे मैं ये लेवल अच्छा है ये क्यों बोल रही हूँ। उसके पीछे भी लॉजिक्स है, ऐसे मतलब हवा में गोलीबारी नहीं है कि मुझे ये लगता अंदर से आ रहा है मुझे कि ये लेवल अच्छा है, ऐसे नहीं है। देयर इज अ प्रॉपर स्टडी बिहाइंड दैट। तो जब आपकी स्टडी होती है तो आपको कन्विक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक सिंपल सी चीज है, अगर सब लोग डर रहे तब अगर आपने बाय करने की हिम्मत नहीं की तो आपको वो एक जो एक थोड़ा सा एबनॉर्मल गेन्स जो मिल सकते हैं वो आप कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। डर कब लग सकता है, अगर आप पूरा पैसा वहां पे डाल रहे हो तब आपको डर लग सकता है। इसीलिए डर भगाने का एक ही तरीका है, 1/5 1/5 1/5 ऐसे डालते जाओ ना। तो जब मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आए, इनफैक्ट आई वाज हैप्पी, चलो और एक मौका मिल गया। सो नीचे भी आता है तो आप सेफ हो, चलो और मेरा अगला इंस्टॉलमेंट जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो आप बोल रहे हो चलो कोई नहीं, 2 इंस्टॉलमेंट तो चले गए मार्केट में। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। राइट सो दैट इज द ट्रिक टू गो अबाउट इट। एक मैं आपसे थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते जी हैं। तो हम लोग ना मतलब एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या एज अ लर्नर ऑफ स्टॉक मार्केट हम देखते हैं वॉरेन बफे साहब को, तो उनका जब हम CAGR देखते हैं तो हमें 21% नजर आता है। और एक बार ऑन रिकॉर्ड एक इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, हम सब जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला साहब, उन्होंने बोला था कि अगर आप 18% का रिटर्न निकाल रहे हो इस मार्केट से तो आप किंग हो, आप एम्परर हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम्परर वाज द वर्ड। तो यस रचना मैम कितना रिटर्न निकाल रही हैं, अगर शेयर करना चाहें तो क्या मार्केट को बीट कर पा रही हैं, कितने परसेंट से बीट कर पा रही हैं? देखो एम्परर तो मैं हूं नहीं, क्वीन भी हूं कि नहीं पता। हाँ, बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सेट योर एक्सपेक्टेशंस राइट। एक्सपेक्टेशंस राइट कैसे सेट करेंगे कि FD का जितना आपका रेट है ना उसका डबल अगर आप कर पा रहे हो, दैट शुड बी एन अमेजिंग रिटर्न। तो राकेश जी तो बोल रहे हैं 18%, मैं बोल रही हूँ 14 to 15%। वो भी अगर हम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पर्सनली लगता है कि इक्विटी में अगर आप शॉर्ट टर्म में बोल रहे हो कि क्या मैंने पिछले 1 साल में उतना बनाया, तो मेरा जवाब है नहीं। मैं खुल के बोल रही हूँ 1 साल के अंदर, क्योंकि देखो 1 साल में जो कुछ भी ये बंदा बोल रहा है ना, अगर कोई भी बोले सामने आके कि मैंने ना हर साल 15% रिटर्न कमाया, मेरा हर साल 18, तो वो झूठ बोल रहा है ना। राइट तो बट मैं डेफिनेटली ये बोल सकती हूँ कि अगर आप मेरा एक अभी आई बीन इन्वेस्टिंग सिंस 2006 नाउ। जब मैं CA फाइनल में गई तब मैंने मेरा जिंदगी का पहले इन्वेस्टमेंट किया था। सो अगर एक लॉन्ग टर्म पे अगर आप बोल रहे हो तो आई कैन डेफिनेटली से कि ये जो मेरा एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो मैंने अभी आपके सामने रखा, मैं डेफिनेटली उसके आसपास हूँ। एंड जब मैं 50 साल की 60 साल की हो जाऊंगी, अगर आप वापस हम इंटरव्यू करेंगे ऐसे ग्रो के प्लेटफॉर्म पे, तब मैं और भी रियलिस्टिकली और एक्सपीरियंस के साथ बोल पाऊंगी कि कैसे पहले के साल गए और क्या रिटर्न रहा है, तब भी बात करेंगे एक बार। अब आपने जो एक्सपेक्टेशन सेट करी, अच्छा मेरा भी थॉट ऐसे ही है कि इन्फ्लेशन प्लस 5-6%, इन्फ्लेशन प्लस 7-8% का रिटर्न अगर मिल जाए 5 से 8% प्लस होके इन्फ्लेशन पे, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा मेरे को एक बात पूछनी है, मैं अगर 14% की रिटर्न हम एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं आज बैठ के देखता हूँ निफ्टी का इंडेक्स फंड का रिटर्न, तो वो बहुत आराम से जो है वो 13-14% के आसपास निकल जाएगा। अगर हम 13-14% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इतनी सारी सरदर्दी, इतने सारे कॉन कॉल सुनो, क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ो, और उसके बाद वो आपने जो बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के 2-4 जो आपने बेसिक्स बताए वो सारी चीजें देखो, तो बेटर ये नहीं रहेगा कि आप इंडेक्स फंड के थ्रू जाएं, SIP रूट के थ्रू जाएं, आप फिर भी मैं कहता हूं चलो 14-15 नहीं, तो मैंने कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैंने जब भी चेक किया है कम से कम 11-12% के आसपास तो रिटर्न मिला ही मिला है सिंस द इंसेप्शन। और अगर हम अब देखेंगे तो वो ऑब्वियसली 13-14 जा रहा होगा, मतलब वो मूव करता रहता है, 12 से 15% के बीच में मूव करता रहता है, तो व्हाई नॉट इंडेक्स फंड ओनली। आपको अगर आप गुड़गांव में रहते हो राइट? फरीदाबाद, सॉरी सॉरी, नहीं, इसे हम प्यार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फरीदाबाद बुलाते हैं। ओके, तो आपको अगर फरीदाबाद से एक अच्छी ड्राइव पे अगर आपको कहाँ पे जाना है, कौन सा एरिया आता है जो रफली 2-3 घंटे के पास बहुत सारे रहेगा? हैं, जयपुर जा सकते हैं, आगरा जा सकते हैं, हाँ, या जयपुर फिर जा सकते पहाड़ों में हैं, जाना है, चलिए उत्तराखंड ठीक जा है, तो सकते हम हैं। क्या बात है, तो चलो हम जयपुर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आप फरीदाबाद से अगर जयपुर जाना चाहोगे तो आप कैसे पसंद करते हो? खुद ड्राइव करना पसंद करते हो या ओला उबर कोई ड्राइवर रखना पसंद करते हो? डिपेंड्स कि किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। बाई चांस अगर कोई
कोई वर्कशॉप वगैरह है तो मैं चाहूंगा कि ड्राइवर के साथ जाऊं, कभी हाँ फैमिली के साथ एंजॉय करना है तो जी मैं खुद भी ड्राइव करके जा सकता हूँ। करेक्ट। तो मैं बोलना ये सभी स्टोरी से ये चाह रही हूँ कि आपका डेस्टिनेशन तो वही है, रिटर्न्स कमाना राइट ही है। राइट आप चाहे खुद से राइट करो, आप खुद भी ड्राइव करके वहां पे जा राइट। सकते हो। आपने अभी एक वर्ड यूज किया कि अगर फैमिली के साथ एंजॉय एंजॉय करते हम्म जाना है तो आप ड्राइव हम्म करके जा रहे हो। तो आपको मजा किस में आ रहा है? तो आपको मजा हम्म ड्राइविंग में आ रहा हम्म है ना? अगर आपको कुछ टेंशन नहीं चाहिए, तो आपने क्या बोला, मेरा वर्कशॉप है, मुझे हम्म टेंशन नहीं चाहिए, मुझे हम्म पीछे बैठना है, आई वांट टू बी इन माय हम्म ओन स्पेस, मुझे हम्म टेंशन नहीं चाहिए, तो आप ड्राइवर हम्म को रख रहे हो। ठीक है, ये सेम आप कॉपी पेस्ट लॉजिक हम्म मार्केट में लगाइए अभी। ठीक है, कैसे? अगर आपको वो हम्म एंजॉयमेंट चाहिए हम्म तो गाड़ी आपको ही हम्म, चलानी पड़ेगी। राइट तो स्टॉक में आपको ही इन्वेस्ट राइट करना पड़ेगा। बट अगर आपको वो हम्म सिरदर्द नहीं चाहिए, बट साइमल्टेनियसली आपको ड्राइविंग का जॉय हम्म भी नहीं है फिर हम्म उसमें, तो आप पीछे हम्म बैठो हम्म और जो आपका फंड हम्म मैनेजर है, जो आपका हम्म, ड्राइवर है, वो गाड़ी राइट चलाते रहेगा, आप पीछे आराम राइट। से बैठो। नहीं, ये आपका मुझे लगता चॉइस है है मुझे कि लगता है कैसे इंडेक्स इन्वेस्ट फंड तो करना फिर है आपको। टेस्ला वाली गाड़ी है ना, उसमें तो ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है। वो तो ऑटो पायलट पे है। हाँ, एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली। सो फंड मैनेजर वो तो नाम के लिए हो गया, जस्ट हम्म बेसिक चीजों के लिए, हम्म अदरवाइज तो कुछ काम का भी है हम्म नहीं वैसे। आपको सिर्फ इंडेक्स ही हम्म ट्रैक करना है। बट आई पर्सनली बिलीव कि कहीं ना कहीं इसमें एक मजा जरूर आता है। कभी स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद हम्म एनालिसिस कर रहे हो, कोई नया फाइंड मिल जाता है, कोई एक आध मल्टीबैगर मिल जाता है, भले ही 2 मल्टीबैगर मिल जाए, लेकिन जो हम्म सुकून होता है ना, वो पैसे से नहीं हम्म लिया जा सकता है, वो आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट से मिलता है। मतलब अल्टीमेटली बात ये है, ड्रिल डाउन करके हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा थ्रिल प्लस एडवेंचर प्लस वो एंजॉयमेंट चाहिए कंपनीज को रिसर्च करने की, तो आप डायरेक्टली जाइए। अगर आपको इतना सब टेंशन नहीं लेना है, अगर आप चाहते हो नहीं यार, जैसे आपने बताया कि मैं आई जस्ट वांट टू सिट बैक एंड बी इन माय ओन स्पेस एंड एंजॉय द जर्नी फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव्स, नॉट फ्रॉम द ड्राइविंग पर्सपेक्टिव्स, तो आप इंडेक्स फंड के लिए डेफिनेटली, जा सकते हैं। डेफिनेटली, व्हाई नॉट, राइट राइट। डेफिनेटली। बट ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ना मतलब मैं अपफ्रंट बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत सही रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपने बहुत सही बोली। नहीं तो ये जो अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि 24% पर साल निकालूंगा, आई थिंक दैट इज द वेल्थ नहीं नहीं, डिस्ट्रॉयर। लोग बाग उसके चक्कर में बहुत सारा पैसा जो है वो एब्सोल्युटली, खो देते हैं। एब्सोल्युटली ओके, ट्रू। अब आते हैं एक फेवरेट टॉपिक पे, और रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक है वो है आईपीओ। तो आईपीओ की हमने देखा कि पिछले मेरे ख्याल से अगर 2022 छोड़ दें तो 2021 में तो बाढ़ सी आ गई थी एकदम आईपीओ की। तो फर्स्ट टेक आपका आईपीओ पे क्या होता है जी, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए? क्यों नहीं? हम्म अगर अच्छा है आईपीओ, हम्म अगर आपको कंपनी का फाइनेंशियल्स हम्म अच्छा नजर आता है, अगर आपको उसका प्रोडक्ट हम्म अच्छा लगता है, इफ यू बिलीव कि आगे जाके कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है, तो मैं आईपीओस के बिल्कुल भी हम्म। अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं आई यहाँ पे डेफिनेटली मैं मेक यहाँ माय पे एक स्टैंड मिनट क्लियर। रोक के आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी मार्केट की बात वाले शो हुए हैं, सब आईपीओ के अगेंस्ट बोल के गए हैं। हाँ, सो यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑन द शो। नहीं, आई विल हाँ पुट माय हाँ, स्टैंड फॉर प्लीज आईपीओस, प्लीज। है ना? देखो, कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार आईपीओ ना तब आता है जब मार्केट हम्म टॉप पे रहता है, और प्रमोटर को बस वो टॉप में बहती गंगा में हाथ धो के बस बाहर निकलना है। इसी चीज के लिए आईपीओ होते हैं, और वो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का हम्म नुकसान करके जाते हैं। आई डोंट थिंक कि ये एक ही रीजन है यार आईपीओ लाने का कि हाँ, ये सही बात है कि जब मार्केट का मूड माहौल ठीक है, तब आईपीओ ज्यादा आएंगे। ठीक है, अभी नीरज सर, हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आपने भी आपकी क्लासेस चालू की है। अब आप ही बताइए कि अगर आप पिछले 10 साल से आपके क्लासेस के ऊपर मेहनत कर रहे हो, आप एक मकाम तक लाने की कोशिश कर रहे हो, तो एंड इफ यू वांट टू रेज मोर मनी, इफ यू वांट टू मेक इट पब्लिक, इफ यू हैव मोर प्लान्स फॉर योर कंपनी, आप आईपीओ कब लेके आओगे? जब मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है तब, या जब नहीं, मार्केट का ये मूड तो माहौल सही है फैक्ट तब? बात है कि ये तो ऐसा है ना कि फेस्टिवल भी अच्छे माहौल में सेलिब्रेट किए जाते हैं ना, मतलब वी सेलिब्रेट इन गुड गुड टाइम्स। एग्जैक्टली, डेफिनेटली। तो ये सबसे पहला, मैंने कई सारे लोगों को ये सुना है कि यार वो देखो ना, आईपीओ तभी आता है जब मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है, और ये रिटेल को फंसाने की साजिश है। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा यार। प्रमोटर ने इतने साल अगर मेहनत की है वो ब्रांड को ऊपर लाने के लिए, तो व्हाई वुडंट द प्रमोटर वांट अ डिसेंट इनफ वैल्यूएशन फॉर देयर ओन कंपनी? दैट इज ट्रूली जस्टिफाइबल। सो मार्केट ऊपर में आता है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, फिर मैं क्या देखती हूँ कि जो वैल्यूएशन पे आप ला रहे हो आपकी कंपनी को, तो क्या मुझे वो वैल्यूएशन सही लगता है? अगर मुझे वो वैल्यूएशन सही लगता है, जस्टिफाइबल लगता है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगी। अगर मुझे लगता है कि यार अच्छा माहौल है, ये देख के कुछ भी वैल्यूएशन पे ला रहा है कंपनी आईपीओ, तो यार, तो मुझे किसी ने कंपल्शन तो थोड़ी ना किया है कि रचना तूने ये आईपीओ में इन्वेस्ट किया ना, तो इसमें तो करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, नहीं करना है मुझे? तो दैट इज अप टू योर विजडम
कि आपने उसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अब जैसे मैंने आपको गिनाया कि जुबिलेंट फूडवर्क्स मल्टी बैगर बन गया है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज मैंने आईपीओ में किया था, मल्टी बैगर बन गया है, आईआरसीटीसी मैंने आईपीओ में लिया था, कहाँ का कहाँ पहुंच गया। इसका मतलब ऐसे नहीं होता यार कि हर एक आईपीओ गंदा है। आप आईपीओ को ढंग से स्टडी करो, आप आईपीओ में जो कंपनी आ रही है वो ओएफएस ला रही है या फ्रेश इशू ला रही है। फ्रेश इशू ला रही है इसका मतलब ऐसे है कि यार कंपनी वो पैसे का कुछ कर सकती है, कुछ आगे एक्सपांशन प्लान लेके आ रही है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू चेक करो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी पैसे लेके री इन्वेस्ट करके आगे कुछ और बड़ा कर सकती है, तो क्यों नहीं। I think this is about broadening the capital market base. And if we retail individual investors are getting an opportunity to invest in that, why not? It's just that you have to be, aware enough as to कौन सी कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हो। अब कोई भी हर एक आईपीओ में पैसा मत लगाओ, इज व्हाट यहाँ पे मेरा आई जस्ट काउंटर क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, आईपीओ में आपने बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया कि जैसे आपने आईआरसीटीसी का एग्जांपल दिया कि आईआरसीटीसी के आईपीओ में आपने लगाया और वो आज एक आपके लिए मल्टी बैगर बना, आपको उसने बहुत रिटर्न्स कमा के दिए। बट माय पॉइंट इज कि आपके पोर्टफोलियो पे उसका कितना इंपैक्ट रहा जो आईपीओ में आपको शेयर्स मिले थे। अल्टीमेटली अगर आपने उसको अपने पोर्टफोलियो का कोर इन्वेस्टमेंट बनाना है तो आपने डेफिनेटली ऑफ मार्केट भी जाके उसको, ऑफ आईपीओ मार्केट भी जाके आपने उसमें इन्वेस्ट किया होगा। बट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये पॉसिबल नहीं होता, वो उनके पास अमाउंट ही छोटा होता है। या अगर कोई आप जैसा या कोई और व्यक्ति है जो बड़ा पैसा लगाना चाहता है, तो क्या उसे वेट नहीं करना चाहिए कि मैं इंतजार करता हूँ कि लेट दी आईपीओ कम, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी फिर इन्वेस्ट करूंगा। क्यों और क्लैरिटी क्या चाहिए। आरएचपी डीआरएचपी में 400 पेजेस का आरएचपी और डीआरएचपी होता है, इसमें कंपनी की पूरी कुंडली आ जाती है, और कहाँ का डिस्क्लोजर चाहिए। सो आई थिंक डिस्क्लोजर वाइज तो बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो बोल रही हूँ जो छोटा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसके लिए तो एक बहुत बढ़िया मौका है कि आप 15,000 रुपए से लेके आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट जनरली आपने देखा होगा तो एक लॉट का अमाउंट 15,000 तक ही आ जाता है। तो जब आपके पास बहुत बड़ा पैसा लगाने की ताकत नहीं होती है, अच्छी कंपनी आपको पता है, तो 15,000 में अगर आपको देखो, इट्स ऑल्सो स्टॉक मार्केट में ना हम बोलते हैं कि जैसे हम इंस्टा पे और यूट्यूब पे एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्ड यूज करती हूँ मैं कि यार मैंने अभी रील डाला आ गए 1 लाख व्यूज आ गए, अभी रील डाला अरे एक दिन में 5 लाख व्यूज क्रॉस कर गए। इंसान को कभी कभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से भी मजा आता है। वो लॉजिक आप आईपीओ को भी लगा सकते हो। आईपीओ आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, आपको 1 महीने में बहुत बड़ा कमाल का रिटर्न आईपीओ दे सकता है आपको, अगर आपने अच्छा आईपीओ चूज किया है तो। एंड आई थिंक अल्टीमेटली ये आपको एक ट्रिगर मिल जाता है कि हाँ यार ये भी बुरी चीज नहीं है, बुरी जगह नहीं है, एंड अच्छा लगता है तो कीप इट इन योर पोर्टफोलियो। नहीं अच्छा लगता है पार्टी कर लो, डबल हो गया पैसा, या फिर भले 20% मिल रहे हैं, चलो 20 भी छोड़ो, 10% सी, अरे 10% मिल रहे हैं 1 महीने में ना, तो एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे तो 120% हो गया ये। तो क्यों नहीं। मैं वही बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आई हैव सीन मेनी पीपल टॉक अगेंस्ट अबाउट आईपीओस, बट आई एम द वन, आई कैन डेफिनेटली से अगेन वन मोर टाइम, आई एम टोटली प्रो फॉर आईपीओस। आपने मेरा चैनल देखा होगा तो चैनल भरा पड़ा है आईपीओ रिव्यूज से। मैं बताती हूँ कि मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाली हूँ कि नहीं, जब मुझे सही लगता है, कंपनी अच्छी लगती है, वैल्यूएशन अच्छा लगता है, तो मैं जरूर। बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आईपीओ पे और भी है, क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ना इस समय जानना चाहते हैं ये, और खासकर जब आप और हम जब बात करते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ज़रूर हमसे जानना चाहेंगे। अब मैं कंपनी के नाम भी ले लेता हूँ एंड वी विल कंप्लीटली गिव अ डिस्क्लेमर कि एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जोमेटो और पेटीएम की हम लोग बात करते हैं, इनके आईपीओज आए और लोगों ने बहुत पैसा लगाया और लोगों की उम्मीदें भी बहुत उम्मीदें थी, बिजनेस मॉडल लोगों को पसंद था और लगता था चलेगा, और आज वो लोग कहीं ना कहीं फंस गए हैं। कईयों ने ऑब्वियसली बेच दिया होगा, बट कई लोग आईपीओ वाली होल्डिंग भी आज लेके बैठे हुए हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेशन करेंगे? अगेन लॉस बुक करके निकलें, या उनका जो ये उनका बेकार एक्सपीरियंस हो गया, आगे किस तरह के आईपीओ से बचें और किस तरह के आईपीओ में पैसा लगाएं? पहले तो लॉस बुकिंग के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि उनको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या और इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल। अगर मैं जोमेटो की स्पेसिफिकली बात करूं तो मैंने अभी हाल ही में एक लाइव स्ट्रीम भी किया था जिसमें मैंने क्यों जोमेटो में प्रॉब्लम्स है ये भी बताया था। उनका जो लेटेस्ट ब्लिंकिट का एक्विजिशन भी हुआ है, उसमें कई सारे क्वेश्चन मार्क्स उठे हुए हैं। तो आई थिंक जोमेटो पर्सनली मेरे हिसाब से वाज नेवर अ गुड वन। कभी कभी अगर आप एंटर कर रहे हो पोजिशनली, सो मैं मेरा भी एग्जांपल बता सकती हूँ, शो पे भी बता सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी अप्लाई किया था, मुझे नहीं मिले थे जोमेटो के शेयर्स तब, तो मैंने डे ऑफ लिस्टिंग इन्वेस्ट किया था और 1-2 दिन के अंदर मैंने शेयर को निकाल लिया था। अब तब मैंने जोमेटो में क्यों इन्वेस्ट किया था
और क्यों मैं निकल गई, दोनों भी पॉइंट्स बताना चाहूंगी। क्या मुझे नहीं पता था कि ये बहुत हाईली वैल्यूड है? तो डेफिनेटली पता था हाईली वैल्यूड है। सेम केस गोज विद पेटीएम एज वेल। पेटीएम में मैंने लगाया नहीं था, मैंने मेरे स्ट्रीम में भी बोला था। तो पेटीएम की तो खैर बाद में हम बात करेंगे भी। बट जोमेटो के केस में व्हाट हैड हैपेंड वाज हाई वैल्यूएशंस थे, ये मैंने तभी बोला था। पेटीएम में भी सेम प्रॉब्लम, हाई वैल्यूएशंस। ओके, क्या दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है, कुछ इनोवेटिव है? तो डेफिनेटली है। बाकी कोई लिस्टेड पियर्स नहीं है इंडिया में, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव है। बट सिर्फ इससे काम नहीं चलता है, वैल्यूएशन भी आपको साइमल्टेनियसली देखने पड़ते हैं। तो मैंने पेटीएम का भी जो बोला है, मेरे अगेन और एक मैंने वीडियो भी किया है पेटीएम के ऊपर, तो मैंने इसको कंपेयर किया था इंटरनेशनली लिस्टेड पियर्स से। तो पेटीएम बाकी हर एक लिस्टेड पियर के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है, इंटरनेशनल लेवल एट पे द भी। टाइम ऑफ नेशनल आईपीओ तो या है ही अभी नहीं भी? कोई, खैर ओके। अभी भी, अभी भी। तो दैट इज मैडनिंग। आप डेफिनेटली मतलब जो व्यूअर्स है, आप डेफिनेटली चेकआउट करो। मैंने दोनों बहुत रिसेंटली बनाए इसके ऊपर, क्योंकि कई सारे मेरे भी व्यूअर्स ऐसे थे कि जो मेरा ओपिनियन मांग रहे थे इसके ऊपर कि क्या करे रचना, आप बताओ क्या हाल क्या है इसका लेटेस्ट। सो आई थिंक क्या होता है, मैं आपको नीरज जी बताती हूँ कि जब मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल बहुत अच्छा होता है ना, तो सब सब अच्छा होता है। तब वैल्यूएशन वर्ड इज अ मिथ, ठीक है। कोई कोई देखता नहीं है वैल्यूएशन क्या है क्या नहीं है। जोमेटो, पेटीएम बहुत अच्छा है। तो हाँ, आप ऐसे स्टॉक्स में ना मजे के लिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, कभी कभी वो एड्रेनल रश के लिए आज ले लिया, एंटरटेनमेंट सेक्टर वाला आपने ले लिया, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा और आपने इसमें ट्रेड ले लिया, ठीक है, कुछ थोड़ा पैसे के लिए आपने ले लिया। सिमिलर चीज मैंने जैसे बोला था, वंस इन अ ब्लू मून जो मैं करती हूँ, वैसा वाला मेरा जोमेटो में पोजीशन रहा था एक जमाने में। बट अगर हम इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर किसी को इसमें लॉस बुक नहीं करना है, इफ सम पर्सन वांट्स टू स्टे इन्वेस्टेड, बी श्योर ऑफ दिस फैक्ट कि ये जब तक मार्केट एकदम बुल रन में नहीं आता है, मतलब मल्टी ईयर बुल रन और समथिंग लाइक दैट, तब तक मुझे नहीं लगता इन दोनों स्टॉक्स का कुछ बहुत भयंकर अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट आपने जोमेटो का रिसेंटली एक वीडियो भी, आई एम नॉट श्योर आपने सुना होगा उसके बारे में, वैल्यूएशन के स्पेस में बहुत जानी मानी हस्ती है, यूएस के प्रोफेसर दामोदरन है। उन्होंने भी एक अभी रिसेंटली एक आर्टिकल में पब्लिश किया था कि तभी उन्होंने बोला था 44 इज द ट्रू वैल्यूएशन ऑफ दैट। अब वहां तक आ गया है। अब देखिए, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। ये स्टॉक ऑलरेडी इस लेवल के आसपास है, अब जाके और नीचे कितने जाना है ना। तो अगर इतना पिट ही गया है तो मरे हुए को क्या मारना, वो वाले सिचुएशन में अगर आप बिलीव करते हो तो आप यू कैन जस्ट हैंग ऑन टू इट, और नीचे जाके कितना जाएगा, तो थोड़ा ना थोड़ा तो बाउंस बैक देगा कभी ना कभी। तो जब देगा तो मे बी यू कैन थिंक अबाउट सेलिंग दैट ऑन अ राइज। सो ये सेल ऑन राइज वाला सिचुएशन आ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपको एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, आपने और एक बी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर लिया, कोई स्टॉक आपको ऐसे लगता है कि यार बहुत जबरदस्त स्टॉक है अभी ये लेवल पे, बट मेरे पास फंड्स ना बहुत लिमिटेड है, उस सिचुएशन में जोमेटो में लॉस बुक करके आप वो बी स्टॉक में डालना सेंस बनता है। बट अगर आपके पास सरप्लस फंड्स है, आप जोमेटो में भी इन्वेस्टेड रह सकते हो और आप साइमल्टेनियसली बी अपॉर्चुनिटी भी टैप कर सकते हो, तो ये लेवल पे क्यों ही आपको लॉस बुक करना है। एंड आई थिंक सेम कॉपी पेस्ट लॉजिक हैज टू गो फॉर पेटीएम ऑल्सो। बट दोनों में कम बुरा कौन सा है, अगर आप ये मुझे पूछोगे तो पेटीएम कम बुरा है दोनों, इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। एक बड़ा ही थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, कि बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया अभी रिसेंट मार्केट फॉल में, बिकॉज कुछ क्रिप्टोज से या स्टॉक्स की वजह से जो है उन्होंने जो सजेस्ट किए तो फेल हो गए। तो पहली बात तो मैंने रचना में इसको दूसरे तरीके से पूछना चाहूंगा, जो क्रिटिसिज्म है वो तो अलग है, आप इतने ज्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो एक प्यार के साथ साथ ना एक हेट भी मिलता है, तो उस हेट आप कैसे जो है वो काउंटर करते हो, कैसे अपना पीस ऑफ माइंड बनाए रखते हो? बहुत बढ़िया सवाल है। एंड आई थिंक सबको ना इन्फ्लुएंसर है बोल के उनको लगता है यार रचना की तो लाइफ सेट है, नीरज सर की तो लाइफ सेट ही है, अभी क्या ही उनको करना है लाइफ में, सब मस्त चल रहा है, अभी क्या है। आई थिंक हेट डाइजेस्ट करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हमको पता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम दिन रात, आज भी मैं सुबह उठ के यार हर रोज अपना रूटीन होता है यार, एसजीएक्स निफ्टी क्या चल रहा है, निफ्टी का प्री ओपनिंग क्या दिखा रहा है, आज मार्केट क्या है, कौन सी लेवल पे आ रहा है, रीसेंट पास्ट का इंट्राडे लो क्या था, डेली ये सब चलते रहता है।
हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से जो कुछ भी मुझे आ रहा है मेरा एक रिसर्च सबके सामने प्रेजेंट करूं, ये एक बहुत एक प्योर मन से ये कोशिश रहती है। अब क्या मेरा हर एक रिसर्च Not 10 आउट ऑफ possible. 10 सही आ सकता है क्या? तो मैं भी एक इंसान हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? एंड अगर अभी मैं मेरा ही एक खुद का एक एग्जांपल देती हूँ, कैम्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने और उसमें मैंने हर एक टेक्निकल इंडिकेटर जो मैंने बताया वो मैंने उस मतलब स्क्रीन शेयर करके सब कुछ तरीके से किया था कि देखो ये है ये है ये। अब देखो टेक्निकल एनालिसिस में भी आप 10 on 10 आपके बेट्स नहीं सही जा सकते। इवन इफ यू आर गेटिंग समवेयर अराउंड 7 or 8 on 10, you are an amazing Right. technical analyst, amazing I can say. 6 on 10 is good, is very good I can say. तभी मतलब फिर भी आप प्रॉफिट में ही हो ना यार। 6 on 10 भी अगर आपके सही आ रहे हैं तो भी आप अल्टीमेटली तो प्रॉफिट में ही आ रहे हो। तो एक वो क्या स्टॉक नहीं चला तो हे भगवान, ट्विटर है और फिर यूट्यूब है, इंस्टा, हर जगह पे ढूंढ के खुद को इन्फ्लुएंसर बोलती है, कैम्स का ठीक नहीं गया उनका। हाँ भाई नहीं ठीक गया, आई एक्सेप्ट नहीं ठीक गया, बट वॉज दिस इवन अ रिकमेंडेशन? इट वॉज नॉट। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट कि मेरे हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस इसका ये है। एंड लोग है फाइनली, आई मीन मेरे ही सब्सक्राइबर्स है, मेरे ही व्यूअर्स है, तो मैं इसको ऐसे देखती हूँ यार अपने ही फैमिली मेंबर्स है, इस तरीके से मैं ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करती हूँ। फैमिली में कोई ना कोई तो ऐसे होगा जो मेरी बुरी बात बोलेगा, फैमिली में कोई ना कोई तो होगा जो मेरे लिए अच्छी बात बोलेगा। सो थोड़े फैमिली मेंबर्स आई मीन फैमिली मेंबर्स जैसे है तो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते हैं, बट इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्ट ऑल दीज नेगेटिव कमेंट्स इज व्हाट आई कैन डेफिनेटली से। सो इन्फ्लुएंसर दिखने में जितना ग्लैमरस है उतना ही सिरदर्द भी है, ये भी समझ के चलेगा। नॉट ओनली फिन इन्फ्लुएंसर्स या किसी भी तरह के आप जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एंड एक बात आपने बहुत सही बोली, हम या कोई भी व्यक्ति जो यूट्यूब पे कंटेंट बना रहा है, किसी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना रहा है, वो शायद अपने मन से तो बेस्ट ही कर रहा है, वो अपनी सारी रिसर्च कर रहा है, अपनी सारी असम्पशंस बता रहा है, एंड ही वांट्स टू ऐड वैल्यू, बट ठीक है, और हर बार जो है चीज शायद सही जाती है। आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपसे जल्दी से। एंजल इन्वेस्टर, मेरे को पता चला है कि आप एंजल इन्वेस्टर भी बन चुके हैं, तो कितना परसेंटेज आप एलोकेट करते हैं स्टार्टअप्स के लिए अपने पोर्टफोलियो का? नथिंग मोर देन 1 to 2% ऑफ माई एंटायर पोर्टफोलियो। क्योंकि बात वही है, मैं हमेशा बोलती हूँ जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन उतनी अच्छी बात है। तो जैसे मैंने अभी आईपीओ के लिए बोला था यार, आरएचपी भी 400 पेजेस का आ जाता है, उसमें पूरी कुंडली मिल जाती है। बट अगर आप एंजल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती है, क्योंकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, लॉ आपको नहीं बोलता, मतलब लॉ के हिसाब से डिस्क्लोजर्स ही नहीं बनते उतने। तो मुझे पता है कि आई एम रिस्किंग आउट माई हार्ड अर्न्ड मनी, तो भले ही ऑन पेपर आई कैन अफोर्ड टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, बट मैं फिर भी बोलती हूँ यार मैं ऐसे कंपनी में फिर ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करूंगी जिसमें मेरे सामने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है। तो एंजल इन्वेस्टमेंट करती हूँ, बट नॉट मोर देन 1 to 2%। अब रचना मैम के साथ एक छोटा सा रैपिड फायर हो जाए जल्दी से, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले लोनावला, गोवा और पुणे, चूज वन। पुणे। अच्छा, लोनावला, गोवा, पुणे। ओके, गॉट योर पॉइंट। हमको पुणे सिखाया गया ना हमेशा से, तो हम पुणे ही बोलते हैं। ओके, इट्स पुणे, राइट? यप। ओके, तो अगर लोनावला और गोवा में से चूज करना पड़े? लोनावला अगर जल्दी से जाके आना है, और अगर आराम से जाना है तो गोवा। क्या बात है। फेवरेट कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, क्या सबसे बढ़िया है? लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट है तो यूट्यूब, शॉर्ट फॉर्मेट है तो इंस्टा। एंड व्हाट अबाउट लिंक्डइन एंड ट्विटर? छोड़ दिया आपने इनको? अभी इतना ज्यादा मतलब टॉप 2 बोलेंगे तो यही है। ट्विटर और लिंक्डइन थोड़ा थोड़ा, इतना आई मीन बहुत ज्यादा नहीं यूज करती हूँ। राइट। तो स्टॉक मार्केट की आपकी लर्निंग्स कहाँ से रही, किन से रही, अगर बताना चाहें तो? सबसे बड़ी मार्केट ने ही लर्निंग दी है, वही मेरे सबसे बड़े गुरु है। क्योंकि हमेशा जब ऐसे लगने लगता है यार मुझे अभी पूरी पकड़ आ गई मार्केट पे, अब मैं एकदम ढंग से परफेक्ट एकदम प्रेडिक्ट कर पाती हूँ, तब मेरा प्रेडिक्शन गलत जाता है। सो मार्केट सुप्रीम है, ये हमेशा मुझे मार्केट जमीन पे रखता है कि रचना बहुत सीखने जैसा है अभी। तो सबसे ज्यादा मार्केट नहीं सिखाया, बाकी दोस्त, टीचर्स है ही। राइट। आई थिंक यहीं पे रोकते हैं इन क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच रचना मैम, आप आए और काफी मजा आया मुझे आपसे बात करके, और काफी कुछ सीखने को मिला। और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि आपने जो भी बोला ना, आपने बिल्कुल एकदम ऐसा उसको कुक करके नहीं बोला कि मैं ये कर देती हूँ या मैं वो कर देती हूँ। बिल्कुल एकदम हम जो भी आपके मन में बातें थी आपने क्लियरली बताई। थैंक यू वेरी मच।
थैंक्स अ लॉट नीरज फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मुझे भी बहुत मजा आया। आई होप व्यूअर्स को इससे कुछ वैल्यू एड जरूर मिले। तो दोस्तों आज हमने बात करी रचना रनाडे जी से और हमेशा की तरह हमने बहुत कुछ सीखा इनसे। तो चलिए अब जल्दी से काम करते हैं, हम लोग समरी बना लेते हैं कि आज की हमारी लर्निंग्स क्या क्या रही हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो रैली है ये बिलीफ रैली ना होकर रिलीफ रैली है, यानी एक जो बहुत ज्यादा मार्केट में फॉल आ गया था उस फॉल से एक रिलीफ की तरह जो है ये रैली हमारे सामने आई है और अभी यहां से लगता है कि बहुत ज्यादा स्मूथ रास्ता ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। और रचना मैम का कहना था कि हो सकता है अभी कहीं ना कहीं छोटी मोटी गिरावटें हमें देखने को मिलेंगी। आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल मैंने पूछा कि रिटेल इन्वेस्टर जो एसआईपी के थ्रू जा रहे हैं क्या उन्हें ऐसे मैक्रो इवेंट्स की चिंता करनी चाहिए? तो बिल्कुल सीधा और सटीक जवाब था कि ऐसे मैक्रो इवेंट्स की चिंता उन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। एक स्टॉक को जब आप फंडामेंटली एनालाइज कर रहे होते हैं तो आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, हमने उस पर चर्चा करी। आपको क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल रेशियो, सेल्स ग्रोथ एटसेट्रा के साथ आपको क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मैनेजमेंट कैसी है, इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है और भी बहुत सारी बातें। एक बहुत अच्छी हमने बात सीखी कि आपको किसी स्टॉक से शादी नहीं करनी है, आपने स्टॉक के ऊपर नजर बना के रखनी है, 4-5 क्वार्टर्स के उसके रिजल्ट देखने हैं और अगर वो 4-5 क्वार्टर में भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो आपको अपने डिसीजन को कि आपने स्टॉक के साथ बने रहना है जरूर रिकंसिडर करना चाहिए और अगर सही समय आए या सही समय आपको लगे तो आपको उसे सेल करके निकल जाना चाहिए। हमने ये भी पूछा कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है वो कितनी रहनी चाहिए, तो जितना भी एफडी का रिटर्न चल रहा होता है उससे डबल रिटर्न अगर आप स्टॉक मार्केट में कमा रहे हैं एज पर रचना मैम तो आप बहुत सही जा रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे और साथ साथ वेल्थ भी जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज और भी सीखी हम लोगों ने कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब भी आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के कुछ बेसिक फंडाज आने चाहिए जिसके थ्रू आप सही अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब आपको जो है एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कब आप लोग जो है सही समय पे बाय कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें बताया गया वो ये कि आप एक वीक या फिर एक महीने के आसपास के चार्ट्स निकाल सकते हैं और वहां पे आप लोग जो है ट्रेंड्स को स्पॉट करने की कोशिश कर सकते हैं। और एक बात बिल्कुल साफ साफ हमने सीखी कि अगर आप लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो कि लेना भी नहीं चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो आप लोगों को स्मॉल कैप कंपनी से जो है वो थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए जब तक आपको उनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज ना हो। फाइनली एक बहुत ही बहुचर्चित टॉपिक जिसका नाम है आईपीओ, हमने आईपीओ पे बातचीत करी और रचना जी का कहना था कि हर आईपीओ जो है वो बुरा नहीं होता। अगर आपको कंपनी का डीआरएचपी पढ़ के आरएचपी पढ़ के, डीआरएचपी आरएचपी क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, डीआरएचपी पढ़ के और आरएचपी पढ़ने के बाद कंपनी अच्छी लगती है तो आपको ऐसे आईपीओ में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको ये भी देखना चाहिए कि वो सिर्फ ऑफर फॉर सेल है या फिर वो एक्चुअली में कैपिटल रेज कर रहे हैं एक्सपेंशन के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड मार्केट की बात ग्रो के साथ। आई होप आपने एंजॉय किया, आई होप आपने सीखा, आई होप आपने जो भी सीखा आप उसको जो है जरूर अप्लाई करेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे ऐसे एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे इन्वेस्टेड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.